नमस्कार दोस्तों, मैं आज मोहब्बत की एक दास्तान आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, मोहब्बत का नाम सुनते ही आप सबकी आँखों में चमक आ गई, पर ये एक दास्तान गोई है और कुछ ऐसा समय रहा कि वो दास्तान गोई हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन 2 नामों को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे था अपन बात करते हैं ना कि एक था राजा, एक थी रानी, वैसे एक थी अमृता, एक था इमरोज़। जी हाँ, मैं अमृता इमरोज़ की दास्तान सुनाना चाहती हूँ। ये मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी, पर मेरे ज़हन में मोहब्बत के नाम से 2 ही नाम उभरते हैं, अमृता और इमरोज़। शायद इमरोज़ 22 दिसंबर 23 को अभी गुज़र गए हैं। इमरोज़ के अलविदा कहने पर ही लोगों को अमृता के ख़ास जाने का एहसास हुआ, क्योंकि हमें अभी भी इमरोज़ में अमृता ज़िंदा लगती थी। मोहब्बत का कहकहरा मुझे कम उम्र से ही अमृता इमरोज़ की जोड़ी ने सिखाया और मैं मोहब्बत की बातें लिखने लगी, मोहब्बत की चीज़ों पे ही काम करने लग गई। तब मुझे नफ़रत शब्द नहीं आता था। लीजिए, मैं अपनी दास्तान बताने लगी। मुझे अमृता इमरोज़ पे बात करनी है। वो एक खूबसूरत सी बच्ची थी। मैं बात अमृता से ही शुरू करूँगी, क्योंकि हम उन्हें जुदा नहीं कर सकते। वो एक खूबसूरत सी 3 बरस की बच्ची थी जब उनका भाई चला गया और कुछ 11 साल से पहले ही उनकी माँ गुजर गई। पिता ने मासूम अमृता को बचपन में ही कलम थमा दी। उसने झेला बंटवारे का दर्द। उस समय देश में बंटवारे का माहौल था और उसकी कलम ने उगला कि तुम्ही से कहती हूँ वारिस शाह, तुम्ही से कहती हूँ वारिस शाह, उठो कब्र में से बोलो और इश्क की कहानी का कोई नया वर्ग खोलो। ये नज़्म जहाँ जहाँ गई, लोग इसे गाने लगे, कोई रोने लगा, कोई गालियाँ बरसाने लगे। गालियाँ कौन बरसा रहे थे? मुसलमानों का एतराज़ था कि उस लड़की ने मुस्लिम वारिस शाह से मुखातिब होकर क्यों लिखा। आप कहेंगे इमरोज़ के जाने के गम में मैं दास्तान सुनाने वाली थी। जी हाँ, बिल्कुल। वो 2 जिस्म एक जान थे। मैं भला जान को कैसे अलग कर दूँ? अकेली अमृता ने जब लिखना शुरू किया तो उनके पास मोहब्बत तो थी नहीं। एक कमरे में वो रहती थी और पिता चले जाते थे, वो धर्म का काम करते थे। सो अमृता ने एक काल्पनिक राजन बना लिया और उसे अपना प्रेमी बनाकर वो लिखने लगी और मोहब्बत को उकेरने लगी कागज़ पर कि खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े, खामोशी के पेड़ से मैंने ये अक्षर नहीं तोड़े, ये तो जो पेड़ पर से झड़े थे, मैं वही अक्षर चुनती रही। अमृता पकड़ी गई काल्पनिक मोहब्बत के कागज़ के साथ, तो जाहिर है पिता ने सूफियाना और धार्मिक बातों पर उनसे लिखने को कहा। फिर अब वो जवान हो गई थी, तो एक नया वाक़या उनके साथ गुजरा। प्रीतनगर, जो कि लाहौर और अमृतसर के दरमियान एक छोटा सी जगह थी, वहाँ पर वो उर्दू पंजाबी शायरी के एक मुशायरे में गई। 15 लोग करीब जो है बस स्टैंड तक पैदल आए, 3 मील तक चलते रहे। अमृता को जाने एक दुबला पतला लंबा सा एक साया मिला, जिसके पीछे वो चलती चलती बस स्टैंड तक आई और वो ताम्र उनके साथ रहा। वो साया था साहिर का। खामोशी से प्रेम कैसे किया जाता है, अमृता और साहिर ने ये सीखा। वो सिगरेट पीता, अजली छोड़ देता और उसके जाने के बाद अमृता उन्हीं झूठे टुकड़ों से कश लेकर मोहब्बत में डूबती उतराने लगी। अमृता ने ब्याह छोड़ दिया और बच्चों के साथ दिल्ली आकर आकाशवाणी पे मात्र 125 रुपए में आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को बुलाने लगी। उन्हें नहीं पता था कि उनके घर के पास सामने की बरसाती में एक नौजवान दिन रात पेंटिंग करता उनके आने जाने का हिसाब रख रहा है। और उस नौजवान ने स्कूल के ज़माने में ही डॉक्टर देव पढ़ ली थी और अमृता का नंबर ढूंढकर उन्हें फ़ोन लगाया था। तो अमृता ने पूछा कौन, तो उसने कहा डॉक्टर देव, और उसके बाद फ़ोन काट दिया था। यूँ इंद्रजीत सिंह दीवाना हुआ, पागल हुआ। मैं लंबे समय तक समझ नहीं पाई कि कोई बिना चाहत के कैसे मोहब्बत कर सकता है। अब अमृता बहुत अच्छे से लिखने लगी थी, उनकी किताबें छपने लगी थी। एक बार अमृता को ज़रूरत हुई अपने किताब के कवर पेज के लिए, किसी ने उन्हें इंद्रजीत का नाम सुझाया। उस समय इंद्रजीत शमा में काम कर रहे थे मुंबई में।
तब उनकी मुलाकात हुई। इंद्रजीत के सामने उनकी दीवानगी खड़ी हुई थी। अब वे दोस्त बन गए। अब दो दोस्त ख़तों के ज़रिए किताबों और फिल्मों की बातें करते। अमृता दिल्ली में थी, इमरोज़ बम्बई में। अमृता से मुलाकात के बाद इंद्रजीत को दिल्ली तो आना ही था। एक बार साहिर, इमरोज़ और अमृता तीनों साथ मिले और सोचिए वो कैसी मुलाकात होगी कि जो व्यक्ति जिसको चाहता था वो व्यक्ति दूसरे को चाहता था। और इस तरह वो ना जाने कितनी रात तक बैठे रहे। 3 विस्की के गिलास जो अमृता इमरोज़ के जाने के बाद साहिर का कहना है कि मेरे हिस्से आए और मैंने तीनों में से एक एक घूंट लिया। बिना किसी बंधन के तीनों ने ये रिश्ता निभाया। समाज ने उन्हें नकारा, पर उनकी दुनिया में समाज के लिए कोई जगह नहीं थी। इश्क मोहब्बत की बहुत जगह थी। लोग हैरान थे। लिव इन शब्द उस समय इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन प्लेटोनिक लव था जिसको उन्होंने बेशर्म इश्क बना दिया। अपनी ज़हीनियत और हुनर को लोग नहीं छुपा सकते और अमृता राज्यसभा सदस्य बनी। इमरोज़ को गुरुदत्त ने मुंबई बुलाया। इमरोज़ गए, पर इमरोज़ 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाए और ना ही अमृता। इतने अच्छे दोस्त थे वो, अभी अलग ही रहते थे। इमरोज़ ने मुंबई की नौकरी ठुकरा दी और वापस दिल्ली आ गए। उन्होंने देखा अमृता को, अपने बच्चे को, और आकाशवाणी जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, बस से जाती हैं, तो उन्होंने पैसे जोड़ के, हालांकि इमरोज़ की उस समय प्रिंटिंग्स बहुत अच्छी बिकती थी, तो उनको पैसे, अमृता को 125 रुपये मिलते थे, इमरोज़ को 1400 रुपये मिलते थे। इमरोज़ ने एक स्कूटर ख़रीदा और सीधे ऑफ़र रखा अमृता को कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अमृता को कोई संकोच नहीं हुआ। आश्चर्य हुआ इमरोज़ को कि वो बेधड़क उनके साथ स्कूटर पर बैठ गए। वो बच्चे को स्कूल छोड़ते, उनको आकाशवाणी छोड़ते, फिर वापस लेने जाते। फिर बाद में उन लोगों ने, फिर जब वो 1-2 बार वो ट्रैफिक पुलिस से जब वो पकड़े गए, तो फिर दोनों ने मिलकर पैसे जोड़कर 5-5 हज़ार कुछ इस तरीके के एक कार खरीदी। अभी मैंने राजेश बादल जी का साक्षात्कार देखा, उसमें इमरोज़ बताते हैं कि अमृता ने एक बार उनके प्रस्ताव को मुलायमियत से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा अब हम साथ रहते हैं, तो उन्होंने कहा तू जा, पहले सारी दुनिया का चक्कर लगा ले। इमरोज़ से कहा फिर उसके बाद भी तुझे लगता है तो मेरे पास आना। तो उन्होंने उनके 3 चक्कर लगाए और बोले लो मैं सारी दुनिया घूम आया। तो बिना 7 फेरे के वे बंधन में बंधे। फिर भी आज़ाद, सैली, माजा, कैंडी, नागी, जाने कितने नाम इमरोज़ ने अमृता के रखे हुए थे। और इमरोज़ का नाम जीती, आशी, ये सब अमृता ने रखा था। और मुंबई से उनके ख़तों में इन्हीं नामों का जिक्र है। और एक वो किताब भी उन्होंने निकाली, ख़तों का सफ़रनामा, जो कि अमृता के जाने के बाद ही शायद निकली है। फिर एक दोस्त आती है उन लोग की ज़िंदगी में, उमा त्रिलोक। मैं इसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि इमरोज़ के बारे में बहुत कम लिखा गया। बस इतना जानते थे कि वो साथ रहते हैं और ये बड़े शोर शराबे की बात थी कि अमृता इमरोज़ बिना शादी के साथ रहते हैं। पर उमा त्रिलोक एक ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा और ये उन्होंने किताब लिखी जिसमें इमरोज़ का बहुत जिक्र है। जब गाड़ी और बीमे इनके कागज़ तैयार हो रहे थे, तो उसमें नॉमिनी के कॉलम में जब दोस्त लिखा गया, तो सोचिए आप, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकारी कागज़ के आगे दोस्त जैसा बड़ा शब्द भी छोटा पड़ गया, क्योंकि ऐसी रिश्तेदारी कुछ भी नहीं मानी जाती है भी। उमा जी को अमृता थोड़ा खस्ता हालत में मिली, पर कुछ इस कदर मिली कि वे अमृता जी को उनकी चाहत, मोहब्बत सब मानती थी और अंत में उन्होंने उनका दिल जीत लिया और वो उनकी सबसे बेहतरीन दोस्त हो गई। खैर इमरोज़ से ज़्यादा नहीं, पर उमा ने दिन रात दोनों को एक साथ खाना बनाते, एक दूसरे के प्रति चिंता करते देखा। अमृता किसी से लड़ झगड़ नहीं सकती थी। अमृता, इसका नमूना ये है कि अमृता के पहले पति से अमृता जी ने तलाक लेना चाहा, जो उन्होंने मना कर दिया था। वो ज़माना ही ऐसा था। पर जब उनको दूसरी शादी करनी थी उनके पति को, तो उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया। पर बाद में वे बहुत बीमार पड़ गए, तो उनके बेटे ने इच्छा जताई कि वो उनको घर लाना चाहता है। अमृता जी ने बिल्कुल भी कोई इस बात से वो नहीं किया, मना नहीं किया, और उनका बेटा उनके पति को, पहले पति को घर लाया। वो बहुत बीमार थे और अमृता जी के घर में ही वो गुजर गए।
इमरोज़ को इस बारे में कोई बात नहीं करनी थी। वो कहते थे कि हमें जिससे कोई सरोकार नहीं, मैं उस बात पर बात नहीं करना चाहता। उनका तो कहना था कि मैंने सूरज को पहली बार एक लेखिका के रूप में देखा, एक शायरा, एक औरत, एक दोस्त, एक आर्टिस्ट के रूप में और एक महबूबा के रूप में। ये इमरोज़ के शब्द थे अमृता के लिए। अमृता क्योंकि दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे, इस बात का जिक्र करना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन ये तरीका था उनका, क्योंकि अमृता अमृत बेला में सुबह लिखती थी और इमरोज़ देर तक सोते थे, इसलिए इमरोज़ का मतलब है आज। इमरोज़ अब अमृता का आज थे। क्यों? क्योंकि एक ख़त था, एक अंतिम ख़त था साहिर के नाम का, जो गलतफ़हमी की वजह से साहिर तक नहीं पहुंचा और उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। नहीं जनाब, मोहब्बत कम नहीं हुई। फासले बढ़ने से मोहब्बत कम नहीं हो जाती। मोहब्बत कम नहीं हुई, पर धीरे धीरे वो ख़त के कारण बहुत बाद में साहिर को पता चला कि वो ख़त अमृता ने उनके लिए लिखा था या साहिर ने वो ख़त उनके लिए लिखा था। इस तरह से दोनों बाद में अफसोस में थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोग सोचते थे कि इमरोज़ के मन में अमृता की दौलत का लालच है, जबकि इमरोज़ अमृता से कहीं ज़्यादा कमाते थे। इमरोज़ की पेंटिंग्स मंदिर मस्जिद सब जगह लगती थी और उनकी असली दौलत थी अमृता। और अमृता के दुख, सुख, दर्द और उनके बच्चे सब इमरोज़ के हवाले। अमृता धीरे धीरे बीमार रहने लगी। इमरोज़ ने पूरे घर में रंग बिखेरे हुए थे। नीम बेहोशी में अमृता ने उमा जी से एक नज़्म कही इमरोज़ के लिए पंजाबी में, और उन्होंने उसे अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के लिए कहा, जिसका उमा जी ने वादा किया। इस बात से पहले मैं आपको एक दास्तान और कहना चाहूँगी कि हुआ यूँ कि रिटायरमेंट के बाद मेरे ससुर अक्सर घूमते रहते थे। कहाँ? इलाहाबाद के पास आउट थे, तो इलाहाबाद की गलियों में जाते, साहित्यकारों के घरों को दिखाते, हम लोग को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले जाते, तरह तरह के। फिर उसके बाद पापा दिल्ली गए और जब वे वहाँ से लौटे तो वैसे वो बहुत कम बात करते। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हौस खास गया था, मैं उछल पड़ी। मैंने कहा पापा आप अमृता जी से मिले? उन्होंने कहा हाँ। घंटी बजाने पर इमरोज़ ने दरवाज़ा खोला। मैंने ख़ास तवज्जो न देकर उनसे पूछा कि मैं अमृता जी से मुलाकात कर सकता हूँ, मैं भोपाल से आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप बैठिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। उनकी मुस्कान से मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि अमृता इस हालत में है। दरअसल मोहब्बत दूसरी ही नज़र से देखती है। गोद में कृश काय नन्ही सी बच्ची की तरह अमृता को लिए इमरोज़ ने बड़ी नफासत से रुई की तरह हल्की अमृता को सोफे पर लेटा दिया। अमृता के लेखन में डूबकर, इमरोज़ की मोहब्बत भरी आंखें देखकर पापा के आंखों में आंसू आ गए, और जब पापा मुझे ये दास्तान सुना रहे थे तो मेरे आंसू अपने आप झरने लगे। तो वो नज़्म कुछ यूँ थी जो अमृता जी ने पंजाबी में लिखी थी कि मैं तुझे फिर मिलूँगी, मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ किस तरह पता नहीं, शायद तेरी तख़य्युल की चिंगारी बन तेरे कैनवास पर उतरूँगी। नज़्म बहुत लंबी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। पुस्तक का नाम ही है मैं तुझे फिर मिलूँगी। इमरोज़ जिए इस ख्याल से कि अमृता को दर्द से मुक्ति मिल गई। फिर उन्होंने लिखा मनचाहा ही रिश्ता, और भी बहुत से रंगों के साथ लंबे समय तक रिश्ता रहा। इमरोज़ लिखते रहे और बीच में मेरे फादर इन लॉ एक बार फिर से गए, तब इमरोज़ ने धीरे धीरे याददाश्त खोना शुरू कर दिया था। कलम ने आज गीतों का काफ़िया तोड़ दिया, कलम ने आज गीतों का काफ़िया तोड़ दिया, मेरा इश्क ये किस मुकाम पर आ गया। अजब प्रेम की गज़ब कथा, शायद इसे ही कहते हैं, जहाँ विशुद्ध प्रेम था, त्याग था, समर्पण था। बस दूर से देखें तो दिल भर जाए। ऐसी थी वो मोहब्बतें जहाँ बिना मिले सदियाँ गुजर जाएं। इमरोज़ के जाने के बाद दिल भर आया, पर जिस तरह से खुशवंत सिंह बीच बीच में इमरोज़ अमृता को फ़ोन करके अक्सर पूछते थे तुम लोग कहाँ गायब हो भाई, क्या कर रहे हो घर में रहकर, तो दोनों हंसते हुए कहते थे गल्ला, मतलब पंजाबी में हम लोग गपशप मार रहे हैं। तो वही बात है कि इमरोज़ के जाने के बाद मुझे लगता है कि दोनों मिलकर अब गल्ला करेंगे, साथ बैठकर नज़्म लिखेंगे, रंग भरेंगे तस्वीरों में, और हम यहाँ बैठकर कहेंगे उफ़ ये मोहब्बत।